नोकिया के पतन के लिए आमतौर पर यही कहा जाता है कि उन्होंने बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। इस कहानी के अनुसार जब दुनिया स्मार्टफोन की ओर बढ़ रही थी, तब उद्योग का अग्रणी बस वहीं खड़ा रहा। 2000 के शुरुआती वर्षों में नोकिया के पास लगभग आधा वैश्विक बाजार था। वे सिर्फ फोन नहीं बेचते थे, बल्कि उन्होंने वह हार्डवेयर भी डिजाइन किया जिसने एक दशक तक मोबाइल संचार को परिभाषित किया। लेकिन यह विचार कि नोकिया में नवाचार की कमी थी, उनके उन उत्पादों से खंडित होता है जो उन्होंने अपने पतन के दौरान जारी किए थे। वे भविष्य की अनदेखी नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे सक्रिय रूप से बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह है लूमिया 1020। जब अधिकांश प्रतिस्पर्धी 8 मेगापिक्सल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब नोकिया ने यह डिवाइस जारी किया जिसमें 41 मेगापिक्सल का सेंसर था। यह एक इंजीनियरिंग की उपलब्धि थी जो बाजार में मौजूद किसी भी चीज से कई साल आगे थी। इसका हार्डवेयर लगभग अटूट था, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और ऐसी फिजिकल बिल्ड क्वालिटी थी कि उस समय के स्मार्टफोन खिलौनों जैसे लगते थे। यह एक विरोधाभास पैदा करता है। अगर नोकिया बना रहा था, यदि नोकिया दुनिया में सबसे उन्नत भौतिक हार्डवेयर का उत्पादन कर रहा था, उनकी बाजार हिस्सेदारी क्यों कम होती रही? जैसे जैसे उद्योग स्थानांतरित हुआ, एक फ़ोन का मूल्य उसके भौतिक खोल से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में चला गया। नोकिया को अपने हार्डवेयर के लिए एक डिजिटल फाउंडेशन चुनना था, एक साझेदारी जो यह तय करेगी कि उनकी तकनीक दुनिया के साथ कैसे बातचीत करती है। वे एंड्रॉयड में शामिल हो सकते थे, गूगल द्वारा समर्थित। यह एक खुली प्रणाली थी जो तेजी से स्वतंत्र ऐप डेवलपर्स के एक विशाल समुदाय को आकर्षित कर रही थी। इस बीच एप्पल iOS के साथ एक बंद एकीकृत प्रणाली की शक्ति साबित कर रहा था, जिससे एक ऐसा वातावरण बन रहा था जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से समन्वयित थे। नोकिया ने एंड्रॉयड को दरकिनार कर दिया और इसके बजाय विंडोज फोन का उपयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की। यह एक नेत्रहीन विशिष्ट प्रणाली थी, लेकिन यह लगभग बिना किसी डेवलपर समर्थन के पहुंची, क्योंकि डेवलपर्स विंडोज के लिए निर्माण नहीं कर रहे थे। नोकिया के उन्नत हार्डवेयर को प्रभावी रूप से अलग कर दिया गया था। उपयोगकर्ता उन ऐप्स तक नहीं पहुंच सके जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होते जा रहे थे, जिससे फोन की भौतिक विशिष्टताएं अप्रासंगिक हो गईं। यह तकनीकी अर्थव्यवस्था में बदलाव को उजागर करता है। डिवाइस की गुणवत्ता उस नेटवर्क की उपयोगिता के लिए गौण है जिससे यह जुड़ता है। 41 मेगापिक्सल के कैमरे वाला फोन अभी भी उन तस्वीरों को साझा करने के लिए ऐप्स के बिना एक दायित्व है। कनेक्शन के बिना यहाँ तक कि सबसे अच्छा हार्डवेयर भी एक मृत अंत है। इसके विपरीत एक औसत उपकरण अपरिहार्य हो जाता है जब उपकरणों, सेवाओं और उपयोगकर्ताओं के संपन्न नेटवर्क में प्लग किया जाता है। एक नेटवर्क वाले बाजार में एक बेहतर पृथक उत्पाद एक औसत उत्पाद से हार जाएगा जो एक प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। नोकिया का कॉर्पोरेट इतिहास एक गतिशीलता को दर्शाता है जो तकनीकी उद्योग से परे तक फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि आंतरिक क्षमता अक्सर बाहरी वातावरण द्वारा सीमित होती है। व्यक्तिगत संदर्भ में प्रतिभा और कार्यनीति आपका हार्डवेयर है। वे आधारभूत संपत्ति हैं जिन्हें आप मेज पर लाते हैं, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सहकर्मी समूह या वह वातावरण है जिसे आप रहने के लिए चुनते हैं। जिस तरह विंडोज फोन ने नोकिया के हार्डवेयर को सीमित कर दिया, उसी तरह एक असमर्थित या स्थिर वातावरण व्यक्तिगत प्रतिभा को बेअसर कर सकता है। यदि नोकिया ने अपनी इंजीनियरिंग को एंड्रॉयड इकोसिस्टम के साथ एकीकृत किया होता, तो उनके हार्डवेयर और उस नेटवर्क के संयोजन ने संभवतः अपने बाजार प्रभुत्व को बनाए रखा होता। नोकिया की गिरावट कौशल की हानि या प्रयास की कमी के कारण नहीं हुई। वे एक केस स्टडी बने हुए हैं कि कैसे एक उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति विफल हो सकती है क्योंकि यह गलत प्रणाली से जुड़ी हुई है। क्षमता समीकरण का केवल आधा है। दीर्घकालिक सफलता के लिए उत्पाद बनाने की प्रतिभा और उसका समर्थन करने के लिए सही प्रणाली चुनने के लिए ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है।